नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा पर। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी समूहवाचक संज्ञा पर। तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं। द्रव्य का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जिनको हम माप या तौल सकते हैं। वाचक माने बोध कराने वाली, संज्ञा माने संज्ञा। ऐसी वस्तुएं जिनको मापा या तौला जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समझ लीजिए, द्रव्य का अर्थ होता है जिन चीजों को मापा या तौला जा सकता है या जा सके। जिन चीजों को मापा या तौला जा सके उनको क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। वाचक माने होता है बोध कराने वाली, संज्ञा माने संज्ञा। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जिनको मापा या तौला जा सकता है, जो उनका बोध कराती है, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हेडिंग बना लीजिए आप, परिभाषा। चलिए परिभाषा लिखिए। वह संज्ञा जो ऐसी चीजों का बोध कराती है जिसको मापा या तौला जा सके। वह संज्ञा जो ऐसी चीजों का बोध कराती है जिसको मापा या तौला जा सके, वह संज्ञा या उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए समझ लीजिए इसको। ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जिनको हम माप या तौल सकते हैं, उनका जो बोध कराती है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण उदाहरण समझिए। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हेडिंग बना लीजिए आप, उदाहरण। चलिए उदाहरण के समझ लीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण आप समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए सबसे पहला ही उदाहरण हमारा होगा, उदाहरण से शुरू करेंगे हम। सबसे पहला उदाहरण होगा हमारा पानी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, स्वर्ण हो गया, स्वर्ण यानी सोना, सोना हो गया। उसके बाद अनाज हो गया, अनाज के बाद कोई अनाज का नाम ले लीजिए, गेहूं हो गया, ठीक, गुड़ हो गई, कुछ भी हो सकता है। ये सभी क्या है हमारी? ये सभी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। चलिए अब एक आपको हेडिंग लिखनी है नोट करके, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको लिखना है नोट करके। चलिए यहाँ पे लिखना है सभी द्रव्यवाचक संज्ञा या संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमारी कैसी होती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। देख लीजिए यहां से आप समझ लीजिए। जैसे उदाहरण मिल लिया पानी का। अब पानी का जैसे ही उदाहरण हमने लिया तो पानी तो द्रव्य है भाई, लिक्विड है, इसको मापा तो जा सकता है। जैसे ही हमने पानी का नाम लिया तो पानी का नाम लेने से विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जहां का भी पानी, जैसे जहां भारत का पानी हो या पाकिस्तान में पानी बिक रहा हो या अमेरिका में पानी बिक रहा हो, कहीं भी पानी बिक रहा हो, चीन में पानी बिक रहा हो, चाहे वो
नदी का पानी हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे वो बिसलरी का पानी हो, चाहे वो एक्वाफिना का पानी हो। पानी कहने से हर उस पानी का बोध होगा जितने जितना जहाँ का भी पानी, जैसा भी पानी होगा। तो पानी हमारी कैसी हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। बात आती है, चलिए स्वर्ण यानी सोना। अब सोना कहने से हर उस सोने का, हर उस देश में बिकने वाले सोने का बोध होगा। जैसे अमेरिका का सोना हो गया, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो नेपाल का हो, कहीं का भी सोना हो। तो सोना कहने से हर उस सोने का बोध होगा, हर उस देश के सोने का बोध होगा। तो सोना कैसा हो गया हमारा, जातिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा। देख लीजिए, प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए, सोना है, सोना मतलब गोल्ड, इसको लेते हैं स्वर्ण, इसको स्वर्ण लीजिए ब्रेक, सोना है। अब सोना है, ऑप्शन ए में दे दिया द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी में दे दिया जातिवाचक, ऑप्शन सी में दे दिया भाववाचक, ऑप्शन डी में दे दिया समूहवाचक। एक तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा आपका। चलिए, ये पहला प्रश्न देख लीजिए। अब दूसरे प्रश्न में दो किस प्रकार से बनेगा। प्रश्न 2 ऐसे बनेगा। प्रश्न 2, सोना है, सोना स्वर्ण यानी स्वर्ण, सोने को स्वर्ण कहेंगे, सोना है। चलिए, ऑप्शन ए में देख लीजिए जातिवाचक, ऑप्शन बी में देख लीजिए भाववाचक, ऑप्शन सी में देख लीजिए समूहवाचक, और ऑप्शन डी में देख लीजिए इनमें ये सभी। चलिए ऑप्शन एफ बना दीजिए आप। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न वगैरह सोना है, तो इसमें तो द्रव्यवाचक भी दिया है और जातिवाचक भी दिया है। तो सोना द्रव्यवाचक भी है और जातिवाचक भी है। अर्थ के आधार पर ये सोना हमारा द्रव्यवाचक होगा और व्युत्पत्ति के आधार पर सोना हमारा जातिवाचक, वो हम आपको बताएंगे अभी। चलिए, तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा क्योंकि द्रव्यवाचक दे रखा है। इसमें देखिए सोना है, तो इसमें देखो भाववाचक, समूहवाचक ये सभी। तो सोना कैसा है हमारा, जातिवाचक। हमने बता दिया सोना कहीं का भी, किसी देश का भी सोना हो, हर उस सोने का, हर एक देश, सोना कहने से हर उस देश का, हर एक देश के सोने का बोध होगा, स्वर्ण का बोध होगा। चलिए, इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर विकल्प में दोनों ऑप्शन दिए हैं तो वरीयता आपको देनी है द्रव्यवाचक को। अगर विकल्प में द्रव्य नहीं दिया है तो फिर आप लगाएंगे जातिवाचक संज्ञाएं, क्योंकि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो सभी कैसी होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। चलिए, अब हम देख लेते हैं संज्ञा का विभाजन। चलिए, इसको इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे संज्ञा का विभाजन। चलिए, तो हेडिंग बना लीजिए आप, संज्ञा का विभाजन। संज्ञा का विभाजन, तो संज्ञा का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। पहला प्रकार है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जब संज्ञा का विभाजन किया गया तो वो 5 प्रकार से किया गया। हमने बता दिया आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 प्रकार से अर्थ के आधार पर इसका विभाजन किया गया। दूसरा हमारा है व्युत्पत्ति के आधार पर, अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा हमारा भाववाचक। क्यों, समझ लीजिए आप। यहां पर देखो, समूहवाचक संज्ञा हमने आपको बताया था, जो समूहवाचक संज्ञा होती है वह हमारी जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक
जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक दोनों हो सकती हैं। प्रयोग के आधार पर बताया था हमने आपको, जो समूहवाचक संज्ञा होगी वो हमारी दोनों हो सकती है, तो जाति भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकती है। कैसे, आप समझ लीजिए इसको। जैसे हमने कह दिया मेला, अब मेला कहने से वही कंडीशन फॉलो, मेला कहने से मेला है, तो मेला हमारा कैसा है, समूहवाचक है। अब मेला हमारा समूहवाचक है, अब इसको हम बना दें कि प्रयाग का मेला, प्रयाग का कुंभ मेला, प्रयाग का कुंभ मेला। अब ये कैसा हो गया हमारा, अब एक विशेष नाम हो गया प्रयाग, क्योंकि मेले बहुत से हैं विश्व में। अब हो गया प्रयाग का मेला, अब केवल एक ही मेले का बोध हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। तो यहाँ भी ऑप्शन के हिसाब से ही आपको चूज करना है। दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो पहले आपको लगाना है समूहवाचक, उसके बाद जाना है व्यक्तिवाचक पर। उसके बाद मेला है, अब मेला हमारा कहीं का भी मेला हो, विश्व में बहुत सारे मेले लगते हैं, तो मेला एक जाति का भी बोध करा रहा है। हो सकता है वो प्रयाग का मेला हो सकता है वो हरिद्वार का मेला हो, कहीं का भी मेला हो सकता है, दादरी का मेला हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो मेला कहने से पूरे जाति जितने भी मेले लगते हैं उन सभी का बोध हो रहा है, और प्रयागराज का कुंभ मेला कहने से विशेष एक का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक भी होगा और जातिवाचक भी होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से इसको हम जो है इसको टिक करेंगे। अगर मेला दे रखा है और समूहवाचक दे रखा है तो समूह को वरीयता देंगे, समूहवाचक नहीं दिया है फिर आपके पास व्यक्तिवाचक ऑप्शन होगा या फिर जातिवाचक ऑप्शन होगा। चलिए, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 प्रकार से विभाजित किया गया, बता दिया आपको, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यानी 3 प्रकार से बांटा गया है। चलिए, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।